मुझे ऐसा लगा था कि आप लोग मेरे पास दोबारा नहीं आएंगे। क्या हम काम की बात शुरू करें प्लीज, क्योंकि इसके अलावा मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है, मैंने कागजात रेडी कर दिए हैं, आप इन पे दस्तखत कर दीजिए। इसके बाद हमारा काम पूरा हो जाएगा। अब हमारी 3 दिन बाद कोर्ट में मुलाकात होगी। आप यहाँ दस्तखत कीजिए। जी फरमाएं बाबा। अर्जेंट काम है कोई? ठीक है, आप घबराएं नहीं, घर पहुंचते ही बात होती है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। करीम, क्या हुआ? सब ठीक है? पता नहीं, कह रहे हैं कि आयशा को साथ लो और घर आ जाओ। क्या मतलब, कहीं उनको फिर से तो कुछ याद नहीं आने लगा? पता नहीं, काफी परेशान लग रहे थे वो। अगर मोहसिन पापा को सब याद आ गया तो हमारी तलाक भी नहीं हो सकेगी। आने दो, इसी में तो बेहतरी हम दोनों की। हमें थोड़ा टाइम और चाहिए होगा, घर में जरूरी काम है। खैरियत तो है ना बाबा? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। मोहसिन बाबा, आप प्लीज किसी चीज के लिए परेशान मत हो। हमें डर है कि आपकी तबीयत फिर से खराब ना हो जाए। ये मैं जानता हूं बेटी, इसीलिए मैंने एक अहम फैसला किया है। क्या फैसला किया है बाबा? ऑपरेशन के बाद मेरी तमाम यादें जैसे अटकी हुई थी, लेकिन जब कल मैं ट्रिप से वापस आया और घर के अंदर दाखिल हुआ और जैसे ही मैं सीढ़ियों में पहुंचा, मुझे सब याद आ गया। मैंने सोचा कुछ तो ऐसा है जो मैं भूल रहा हूं। हालांकि मुझे सब याद है, ये भी कि मैं दादा बनने वाला हूं। मैंने जहन पे जोर डाला, फिर कुछ याद आया। मेरा फैसला शायद तुम्हें पसंद ना आए और शायद तुम नाराज भी हो जाओ, मगर ये मेरी जिंदगी का अहम तरीन फैसला है। हाँ, और इसी पे डिस्कस करने के लिए तुम्हें मैंने यहां बुलाया। मैं खालदा से अलहदगी इख्तियार कर रहा हूं। ये क्या मजाक है बाबा? ऐसा कैसे हो सकता भला? कह दीजिए कि आप मजाक करें बाबा। मगर मैं कैसे कह दूं ये मजाक है? अगर ये मजाक नहीं तो क्या है? मुझे ये फैसला कबूल नहीं है। मोहसिन बाबा, आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी में हो रहा है ये सब? नहीं बेटी, नहीं। ये बहुत छोटा था जब ये वाकया रूनुमा हुआ। हम बहुत टेंस थे, मगर हम लोगों ने इस तक कोई भी बात नहीं पहुंचाई। हमने तो भिनक तक भी पड़ने नहीं दी इसके कानों में। हाँ, मैं तो बुद्धू हूँ, है ना? मुझे सब याद है बाबा। ये क्या मतलब कि तुम्हें सब याद है? बताओ, तुम्हारी माँ से मेरा पहला झगड़ा कब हुआ था? बताओ, हम कहाँ से वापस आ रहे थे जब ये झगड़ा हुआ? आपकी अम्मी के साथ पहली लड़ाई न्यू ईयर नाइट के ड्रेस की वजह से हुई थी। बाद में आपने उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। पूरे 2 महीने झगड़ा चला था ये। आपने वकील से मशवरा किया, सब याद है मुझे। तो क्या मैं उस वक्त राइट पे नहीं था क्या? बिल्कुल नहीं बाबा, आप उस वक्त बहुत ज्यादा जेलस थे, ये बात मुझे अच्छी तरह याद है। ओह, तो जेलसी इनका खानदानी मसला है। आई एम सॉरी। मैं कह रही हूँ कि मामले को तूल देने के बजाय इसे आराम से हल करना चाहिए। अरे नहीं आयशा बेटी, तूल देने वाली कोई बात नहीं है। मुझे आज भी सब अच्छी तरह याद है। देखा, मुझे याद है सेकंड स्टैंडर्ड में थे तुम और तभी ये मसला हुआ था। मुझे याद है दूसरी क्लास के बच्चे के जहन पे क्या बोझ डालते हैं। नहीं, क्या मतलब? क्योंकि उस वक्त मैं तीसरी क्लास में था। आपने मुझे बताया कि वो मेरे मामू से मिलने के लिए पेरिस गई हुई हैं। मामू बहुत बीमार हैं, मैं उनकी तीमारदारी के लिए गई थी, लेकिन असल में आप लोग ब्रेक ले रहे थे। इसकी वजह से उस क्लास में मेरा रिजल्ट भी बहुत बुरा था। मगर मैंने बहुत कोशिश की थी बेटा कि तुम्हें कोई बात मालूम ना हो। रहने दीजिए बाबा, सब कुछ याद है मुझे। शुक्र है कि आज मेरे पास सब कुछ है। मैंने वो सब कुछ खरीद लिया जो कि खरीदना चाहता था। पूरा बचपन खौफ में गुजारा मैंने कि कहीं आप लोग अलग ना हो जाएं।
हाँ बेटा, वो तो पुरानी बात थी, लेकिन अब मुझे यकीन है कि तुम बड़े हो गए हो और जिम्मेदार भी, खुद को संभाल लोगे। तुम्हारे सामने अभी तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी है। हमारा क्या है, हम तो अपनी इनिंग खेल चुके हैं, और फिर क्या पता जिंदगी का दिया कब बुझ जाए बेटी। अल्लाह ना करे मोहसिन बाबा आपको कुछ हो, आप सिर्फ अपना ख्याल कीजिए, वॉक कीजिए, वर्जिश कीजिए। जिंदगी बहुत कीमती है। मगर मैं कहूँगी कि आपका तलाक वाला फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है बाबा। बाबा, मुझे लगता है आप भूल चुके हैं। डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन के बाद कुछ साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स भी होंगे। ऐसा होता है, सर्जरी के बाद कुछ तब्दीलियां आती हैं, खासकर दिल के मेजर ऑपरेशन के बाद बंदा बदल जाता है। ये तुम कैसी फजूल बातें कर रहे हो बेटा? मैं मोहसिन यीतर हूँ यार, क्या हो गया? मैं फजूल बात नहीं, मेरा मतलब सब कुछ आपके सामने है बाबा, आपको खुद भी सोचना चाहिए ना। मगर मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। अच्छा ठीक है मोहसिन बाबा, मगर इस बात पर आप ठंडे दिमाग से रिलैक्स होकर सोचिए। अभी आप खालदा आंटी से कोई बात न कीजिएगा, हमारी खातिर जाने दें। अच्छा ठीक है बेटी, मगर इससे मेरे इस फैसले में तब्दीली नहीं आएगी। मैं 3-4 दिन रुक जाता हूँ, मगर फैसला नहीं बदलेगा। मैंने कह दिया बस। अरे यार, सास बहू की लड़ाई तो सुनी थी, लेकिन ससुर और बहू की इतनी ज्यादा बनती हो कहीं नहीं देखा। सारे एक जैसे हैं। वैसे दिल पे पत्थर रख के कहना पड़ेगा कि तुम दोनों एक जैसे हो, जिद्दी और खुदगर्ज। जाओ जरा मुंह संभाल के बात करो करीम, कान खोल के सुन लो। मेरे सामने तुम मोहसिन बाबा को कुछ नहीं कह सकते। मुझे तुम मत सिखाओ, तुम अपने आप पे गौर करो। मैं कहूंगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। देखो करीम, वादा उन लोगों ने तोड़ा है, ये बात खुलनी नहीं चाहिए थी। हाँ, तो उन्होंने रोल देने के बाद ही तुमसे वादा लिया होगा ना, क्योंकि तुम्हें तो स्टार बनना है हर हाल में। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, मैं खुद बात कर लूंगी उनसे। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं कि तुम उन लोगों से बात करोगी। असल बात यह है कि तुमने एक बार फिर से अपने वादे की खिलाफ वर्जी की, हमेशा की तरह, क्योंकि तुम्हें टीवी सीरियल्स की क्वीन बनना है। स्टार, ड्रामा क्वीन, तुम आखिर इन बातों का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते करीम? अब असली मुद्दे पे वापस आओ। हमें कुछ भी करके मोहसिन बाबा और आंटी खालदा की तलाक रोकनी है। हमें करना है? तुम पागल हो? मैं क्यों करूं? ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। मैं इस बात को एक बार फिर से दोहराना नहीं चाहता। अरे यार, मुझे तो रह रह के वो रात याद आती रहती है। ना मैं उस रात ऑफिस जाता, ना ही तुम्हें बचाता, और ना ही आज ये दिन देखना पड़ता। ना ही मुझे जबरदस्ती शादी करना पड़ती, और ना ही आज मेरे वालिदैन के बीच में तलाक हो रही होती। बस बहुत हो गया, तुम किसी भारी बोझ की तरह मेरे सर पे चढ़ के बैठे हुए हो करीम। हमें खालदा आंटी से बात करना होगी। बिल्कुल नहीं, वो तो बाबा से भी ज्यादा जिद्दी हैं। वो फौरन घर छोड़ के चली जाएंगी। मैं ये नहीं कह रही कि हम उनसे खुल के बात करेंगे, हम सिर्फ उन्हें इशारे देंगे ताकि ना खालदा आंटी ये घर छोड़ के जाए और ना ही मोहसिन बाबा से कुछ बात करें। कुछ भी हो, हमें बात तो करना होगी ना खालदा आंटी से, और इस बीच में हम मोहसिन बाबा को भी कायल कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मगर ये हरगिज मत समझना कि मैं तुम्हारी खुदगर्जियों और वादा खिलाफियों को भूल गया हूं। पहले हम उन्हें करीब लाएंगे, फिर खुद दूर होने का फैसला करेंगे। चलो, कम से कम कोई एक जोड़ा तो एक साथ रहना ही चाहिए ना यहाँ पे। थोड़ा मुस्कुराओ, क्योंकि हमें खुशी की एक्टिंग करनी है। पहले तुम इस बात पे अमल करो। 12 बजे है तुम्हारे चेहरे पे इमोशनल ड्रामास के उदास से कैरेक्टर लग रहे हाँ, हैं। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह प्रोफेशनल एक्टर नहीं हूँ। माफ करना, मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं। अच्छा करीम, इन बातों को छोड़ो, अब टॉपिक चेंज करते हैं। ये सोचो कि हमें कैंपिंग पे कितना मजा आया। हाँ वाकई, वहाँ पे काफी मजा आया, हमने खूब एंजॉय किया। बाबा का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे रोके रखा। ठीक है। अरे हाँ, वहाँ पे कितना मजा आया था ना, हंस हंस के पागल हो गए थे। यूं कह लो कि मेरे तो पेट पे दर्द होने लग गया था वहाँ पे। हमने कैंप लगाया, आग जलाई और फिर उस आग पे बारबेक्यू भी किया। और जानते हो सबसे अच्छी चीज क्या थी? हमारे मोहसिन बाबा की बातें। कितना कुछ बताया उन्होंने। मैं तो तुमसे ये कहूंगी कि हमें कितना कुछ सीखने का मौका मिला मोहसिन बाबा के तजुर्बे से। हाँ, जहाँ आइंदा पे कैंपिंग पे चलेंगे, कपल्स को वहाँ जाते रहना चाहिए। इतना अच्छा मौसम, पुरफजा मकाम, और फिर तुम्हारा। बस कर दो तुम लोग, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है। ऐसा क्यों कह रही है अम्मी? आपको भी वहाँ जाना चाहिए था। अगर हम सब, मेरा मतलब पूरी फैमिली होते तो और मजा आता। करीम बेटा, तुम जानते हो मैं ऐसी जगहों पर बिल्कुल भी नहीं जाती जहाँ मेरा दिल ना चाहे। मगर खालदा मारे वो जगह आपके देखने लायक थी। मैं आपको बता नहीं सकती, हमने बहुत एंजॉय किया। बहुत खूबसूरत जगह जी थी। बिल्कुल। अम्मी, क्या आपने कभी जंगल देखा भी इतना साफ हरा भरा, जैसे कोई रोज सफाई करता हो? चाहे सारी दुनिया में गंद फैल जाए, वो जगह फिर भी साफ सुथरी ही रहेगी। सब कुछ परफेक्ट था वहाँ, और वहाँ बैठ के खाना खाना तो इतनी लंबी लंबी क्यों छोड़ रहे हो? मुझे कैंपिंग पसंद नहीं है। मैं अपनी जवानी के दिनों में भी कभी कैंपिंग पे नहीं गई और ना ही कभी जाऊंगी। ठीक है, अगर आपने कभी कैंपिंग नहीं की तो हमारे पास एक दूसरी ऑप्शन भी है कि आप काला पानी की तरफ चली जाए। जैसा कि आपको
बाबा ने कहा जाने को, लेकिन अब कोई परवाह नहीं है क्योंकि सुना है कि वहाँ पे भी हर तरफ 5 स्टार होटल्स बन चुके हैं। आप वहाँ पे स्पा में जाइएगा, एंजॉयमेंट कीजिएगा, फिर आपका मूड बहुत फ्रेश हो जाएगा। नहीं, वहाँ पर बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं, वहाँ पर तो हम एक कदम भी बाहर नहीं रख पाएंगे। अगर मैं जाना चाहूँ ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत बारिशें होती हों तो मैं लंदन जाऊंगी। फिर वहाँ किसी शॉपिंग मॉल में चाय का कप हाथ में लेकर बारिश को एंजॉय करूंगी, हसीन नजारे देखूंगी। मगर मोहसिन वहाँ पर नहीं होगा मेरे साथ। क्यों नहीं होंगे? मोहसिन बाबा आपके साथ जरूर जाएंगे। उन्हें आपके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। खैरियत तो है। तुम लोग क्या कहना चाहते हो? क्या कुछ कहा मोहसिन ने तुम लोगों से? खालदा मैडम, मोहसिन बाबा हमसे भला क्यों कुछ कहेंगे? मैंने तो ऐसे ही कह दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वैसे मोहसिन है कहाँ? जब से तुम लोग आए उन्हें देखा नहीं। देखा तो मैंने भी नहीं। अम्मी, आप जानती तो है ना कि ऑपरेशन के बाद से बाबा में कुछ तब्दीलियां आई हैं। उफ करीम, मैं आखिर क्या करूं इस आदमी का? मुझे लगता है ये अपने साथ साथ मुझे भी पागल कर देगा। आप एक बार मोहसिन बाबा के साथ बैठकर उनकी बात सुन लें। मैं तो कहूँ कि हम सबको चाहिए हम सब मिलके सुने कि आखिर वो हमसे कहना क्या चाहते हैं। खालदा मैडम, मोहसिन बाबा अगर कहें कि उनका कहीं जाने को दिल चाहता है तो हम सबको उनके साथ जाना चाहिए। जी हाँ, हमें उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए। मुझे यकीन है कि वक्त के साथ साथ उनकी सारी हरकतें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह। सब बात सुनो, मैं रिफत से मिलने जा रहा हूँ, खाने पे मेरा इंतजार मत करना। मोहसिन डार्लिंग, ये आपने क्या हुलिया बना रखा है? करीम की अलमारी से कपड़े निकाल कर पहने हैं क्या? नहीं, मैंने कपड़े बदलने का स्टाइल चेंज कर लिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी उम्र के मुताबिक लिबास पहनना चाहिए मेरी जान। तुमने हमेशा मुझे बूढ़ों वाले कपड़े पहनाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा ये बताएं कि आप रिफत के पास क्या लेने जा रहे हैं? तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। मैं जा रहा हूँ गुड बाय स्वीटहार्ट। मोहसिन, मेरी बात सुनो। तुम ऐसे आदमी से क्यों मिलने जा रहे हो जो तुम्हारा मुखालिफ और अपनी बीवी को तलाक दे चुका है? तुमने देखा अपने बाप को? देखा तुमने? जी हमें देखा, लेकिन हो सकता है कि कोई काम से रिलेटेड कोई जरूरी मीटिंग करनी हो, कुछ भी हो सकता है कहने को ना। वैसे डॉक्टर, आपको एक सच बात बताऊं तो आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सच बताऊं तो मैंने अपने मोहल्ले की खवातीन को भी आपके बारे में बताया था, वो सब तो आपकी फैन हो गई हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो नजमा? कुछ तो थोड़ी बहुत शर्म किया करो। ओहो रजा, क्या हो गया है? आप मुझसे पहले से यहाँ पर आ रहे हैं अपने गुस्से के इलाज के लिए, लेकिन गुस्से के मारे आपकी रगें अभी भी फूल रही हैं। मुझे लगता है कि आपको डर है कि मैंने आपकी कोई बुराई कर दी होगी। मगर बेफिक्र हो जाए, मैंने ऐसी वैसी कोई बात नहीं की। आप चाहे तो डॉक्टर साहिबा से पूछ लें कि मैंने इनको बताया है कि मेरे खावंद शेर हैं। मैं खावंद की बुराई करने वाली खवातीन में से नहीं। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया मिस नजमा। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और वो सवाल ये है कि आप दोनों रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे को कितना वक्त देते हैं? जी मैं सुबह नमाज के बाद जाकर सबसे पहले अपनी कॉफी शॉप खोलता हूँ, उसके बाद घर आके नाश्ता करता हूँ और फिर वहीं चला जाता हूँ। उसके बाद दोपहर का खाना या मैं कभी कभी घर खा लेता हूँ या फिर वहीं कॉफी शॉप पे ही खा लेता हूँ। रात को घर आने के बाद मैं सो जाता हूँ। ऐसा ही मेरा स्केड्यूल है। अरे वाह मेरे भोले रजा, ये सारा स्केड्यूल मैं घर जाकर तावीज की तरह आपके गले में डाल दूंगी। अरे डॉक्टर साहिबा हमारे प्राइवेट लम्हों की बात कर रही हैं, समझते क्यों नहीं? शर्मा क्यों रहे हैं? नजमा, ये कोई बात करने का तरीका है भला? इनकी बात का बुरा मत मनाइए रजा साहब। मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप दोनों एक साथ कितना वक्त गुजारते हैं अकेले में? क्योंकि जितना वक्त आप दोनों अकेले में गुजारेंगे उतनी ही अच्छी आपकी बॉन्डिंग होगी। दरअसल डॉक्टर साहिबा, जब से हमारी शादी हुई है मैं और रजा एक लम्हे के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं रहे। और किस्मत से मेरी शादी एक ऐसे घर में हो गई है जहाँ सास का राज चलता है और मेरा एक देवर भी है, तो प्राइवेसी का कोई सीन नहीं है। तुम क्या कहना चाहती हो नजमा? क्या हमारी शादी के बाद बाकी घर वाले घर से चले जाते हैं? अरे मैं ऐसा कब कह रही हूँ, मेरा मतलब है कि हमें भी तो गुजारने के लिए अलग वक्त मिलना चाहिए। हमारा तो हनीमून भी नहीं हुआ था। लो फिर से हनीमून वाली बात शुरू कर दी। इस औरत का तो गम ही नहीं जा रहा। मैं उसे फैमिली ट्रिप कहूंगी, हनीमून नहीं, जिस पर आपके साथ आपकी सास, नंद और देवर भी जाए। वो दरअसल डॉक्टर ने अम्मी से कहा तो उसी वजह से बाकी सब लोग भी साथ चले गए। हनीमून पर कपल्स एक साथ वक्त गुजारते हैं और एंजॉय करते हैं, पर मेरी किस्मत देखिए, मैं तो वहाँ जाकर भी किचन के काम कर रही थी और बर्तन धो रही थी सारा दिन। इसलिए मैं एडवाइस कर रही हूँ कि आप दोनों अकेले में वक्त गुजारिए। आप दोनों को चाहिए कि जहाँ तक हो सके एक साथ वक्त गुजारिए।
यहाँ तक कि आपकी बेटी भी पास ना हो। इस बारे में रिलैक्स होकर सोचिए, फिर आप दोनों खुद ही महसूस करने लगेंगे कि आप दोनों के दरमियान का बाहमी तनाव आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ा है मिस सईदा किरण कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कमिटमेंट करके भी बात लीक आउट कर दी आपने। आयशा, मेरा यकीन करो, इसके बारे में तुम, मैं, डायरेक्टर और राइटर ही जानते थे। हमें बिल्कुल इल्म नहीं ये खबर कहाँ से निकली। किसी न किसी ने तो बात की है और अंदर का ही आदमी है जिसने ये सब किया। मुझे अफसोस है कि अब मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी और इन हालात में तो ये नामुमकिन सी बात है। देखो आयशा, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अब इससे इनकार तुम्हें नुकसान देगा। प्लीज तुम्हें मुझे थोड़ा टाइम देना होगा। मैं मुखबिर का पता लगाते ही तुम्हें कॉल करती हूँ। ठीक है मिस किरण, मैं सोचूंगी इस बारे में। लेकिन आखिर कौन हो सकता है जिसने ये बात निदा तक पहुंचाई? जैसा कि आप देख रहे हैं, गर्मा गर्म पास्ता तैयार है। अरे तुमने ठीक बनाया है लड़की। ओ मेरे अल्लाह, ये बाकी लड़कियों ने कैसा बना दिया? प्लीज बस कर दें दादू, उनको आपकी आवाज नहीं आ रही। लेकिन सही बात कहना मेरा फर्ज है बेटी। सही और गलत का फर्क बताना नेकी में शामिल होता है। मैं अपनी मामा की तरह बनना चाहती हूँ, बाबा की तरह बिल्कुल भी नहीं दादू। वाह माशाल्लाह, मेरी बच्ची कितनी ज़हीन हो तुम। चलो बात सुनो नजमा, हम उन लोगों से तरीके से बात करेंगे, ऐसा ना हो उन्हें बुरा लगे। बल्कि तुम कुछ मत कहना, मैं खुद ही कह दूंगा। आप मुझे समझते क्या है रजा? आपको लगता है कि मैं अपनी सास और देवर को नाराज करके खुश रहूंगी? अजीब बात करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। ओह आओ मेरे बच्चे, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया अम्मी जान। आ जाओ आ जाओ। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों की डॉक्टर के साथ मुलाकात कैसी रही? आप किसी प्रोफेसर की वाइफ हैं या किसी पुलिस अफसर की? आते ही सवाल जवाब शुरू कर दिया आपने। तुम हर बात पर बच्चों की तरह हैरान क्यों होती हो? कुछ गलत कह रही हूँ क्या? नहीं बिल्कुल नहीं बेटी। अच्छा ये बताओ कि उसने कोई नया इलाज बताया या फिर से वही जारी रखना है? बस यही जानना है। अम्मी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। दरअसल हम दोनों अलग रहना चाहते हैं। मगर अकेले रहकर क्या करोगे? वो हमने कभी अकेले में वक्त नहीं गुजारा ना, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि हम दोनों को घर में अकेले रहना चाहिए एक साथ। तो फिर ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। ओह अम्मी प्लीज गलत मत समझे, हम ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। हम तो बस इलाज की खातिर एक दूसरे के साथ अकेले में वक्त गुजारना चाहते हैं। तो फिर मेरा गला घोंट दो और मुझे दफना दो। अम्मी क्या हो गया आपको? अरे नजमा, तुम्हारी भी कहीं पर ब्रेक नहीं लगती। एक दिन की बात है अम्मी, एक दिन प्राइवेट, मतलब बिस्मा से भी नहीं मिलना हमें। बस एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे भी। वाह, मैं तो फिर पापा के घर जाऊंगी। बिस्मा तुम तो चुप रहो खुदा के लिए। इसके अलावा और मैं कहीं नहीं रहूंगी। हाँ हाँ, उनका घर इतना बड़ा है, आप सब इजीली एक दूसरे के साथ मिलकर रह लेंगे। बिल्कुल नहीं। अरहम को भेजूंगी उसके अंकल हाजी के घर और बिस्मा को लेकर मैं आयशा की तरफ चली जाऊंगी। अरे यार, अब क्या करूं? एक तो मुझे इन चीजों की समझ नहीं आती। मोहसिन कहाँ खो गए? मुझे एक तस्वीर भेजनी है, पर लोकेशन कैसे टैग करूं समझ नहीं आ रहा। जरा मुझे दिखाओ। पहले इसे यहाँ पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर क्लिक करना है। लो आ गई लोकेशन, ये देखो। यही चाहते थे ना तुम? यहाँ क्लिक करूं? हाँ हाँ ठीक है, हो गया। कितने लकी हो तुम यार, कसम से। क्या लकी? इसमें लकी वाली कौन सी बात है? कंपनी चलाने के लिए तुम्हारे पास शेर जैसे दो बेटे हैं। आराम से अब अपनी रिटायर्ड लाइफ को एंजॉय करो तुम बस। हाँ सही, जिम्मेदारी तो उन पे डाली है, मगर देखता हूँ कैसे निभाते। खैर देख लेंगे। फिलहाल मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा। पहले सोचा कि कैंपिंग पे जाया जाए, फिर सोचा क्यों ना वॉक की जाए मौसम का मजा लेते हुए। तुम तो जानते हो मैं दिन रात काम करने वाला आदमी हूँ, मगर इस वक्त मेरा हाल बगैर पानी की मछली जैसा हो चुका है। हंस क्यों रहे हो यार? मेरे पास तुम्हारी मुश्किल का हल है।
तुम्हारे पास क्या हल होगा? रुको रुको, मैं दिखाता हूं तुम्हें। 1 मिनट। हाँ, कैसी है? लाजवाब है। ये लड़की कितनी हसीन है। अगर ये तुम्हारी हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी एकदम से बदल जाएगी। इस उम्र में ये सब करता मैं अच्छा लगूंगा। यही तो उम्र होती है मोहसिन साहब। जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते, और मैं तो इसके बगैर जिंदगी सोच भी नहीं सकता। मेरे पास तो एक लंबी लिस्ट है। अरे नहीं यार, मुझसे तो ये एक भी नहीं संभाली जाएगी। अभी तो तुम्हारी शुरुआत है। अरे कोशिश तो करो, और तुम एक बार फिर से खुद को जवान महसूस करने लगोगे, मान लो। मुझसे नहीं हो पाएगा। इसमें कुछ मुश्किल नहीं, तुम ये सब कर सकते हो। माशाल्लाह, लगता है अल्लाह ने बहुत फुर्सत में बनाया है इसे। तुम ठीक कहते हो। जरा ये देखो समीर, बाबा क्या कर रहे हैं? अरे मोहसिन बाबा तो छाए हुए हैं आजकल सोशल मीडिया पर। अब देखते हैं अगली तस्वीर कौन सी लोकेशन से आती है। डार्लिंग, वो रिटायर हो चुके हैं, घूमे फिरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? रिटायरमेंट के बाद लोग आवारागर्द हो जाते हैं समीर। हाँ, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, इसे और खराब मत करो। मुंह बंद रखो अपना। जी अम्मी, ठीक है। समीर, तुम इस तरह सहम क्यों गए हो डार्लिंग? खालदा आंटी, आप मोहसिन अंकल का गुस्सा इस बेचारे पर क्यों उतार रही हैं? मोहसिन अंकल पर उतारिए ना। समीर का क्या कसूर है? उन्हें घर आने दो, उन पर भी गुस्सा उतर जाएगा। आप अपना ब्लड प्रेशर हाई मत कीजिए। क्यों करीम? जी बिल्कुल। उन्हें फोन यूज करना नहीं आता ना, तो हो सकता है गलती से कोई बटन प्रेस हो गया और लोकेशन सर्विसेज ऑन रह गई हूँ। इसमें क्या है, उन्हें पता नहीं होगा ना। करीम बेटा, क्या वो रात के खाने पर घर आए? नहीं ना? रात का क्या वक्त होने को आ गया है और उनका कुछ पता नहीं। कहाँ है वो इस वक्त? अम्मी, इस उम्र में वो भला कहाँ जा सकते हैं? दोस्तों के साथ होंगे, आ जाएंगे अभी। क्या बात है, दोस्तों से मेल मिलाप रखे जा रहे हैं और मुझसे शदीद नफरत का इजहार किया जा रहा है। तुम इस बात को जितना लाइट ले रहे हो बेटा, मैं इस बारे में उतना ही संजीदगी से सोच रही हूँ। दाल में जरूर कुछ काला है। एक बात कहूँ, वैसे रिफत अंकल के बारे में कुछ दिन पहले अखबार में एक खबर शाया हुई थी कि उनका एक फ्रेंच लड़की से अफेयर चल रहा है। मेरे ख्याल से मोहसिन बाबा उन दोनों के साथ डिनर करने गए हैं। हुरिया, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। अब बस खामोश हो जाओ, वरना बहुत बुरा होगा, समझ गई ना? खालदा आंटी, आप झगड़े का बहाना क्यों ढूंढ रही हैं? समीर, उठो चले। हाँ ठीक है, अब हमें जाना चाहिए। उठ जाओ, सफाई देते रहोगे क्या? शब खैर समीर भाई। तो ध्यान से चलो हुरिया। शब खैर। तुम अब भी कहोगे कि तुम्हारा बाप जो भी कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। कैंपिंग पे जाता है, खुद को जवान समझ रहा है, पता नहीं कौन सी हवा लग गई है। एक बात बताओ, और कितनी देर अपना मूड इसी तरह ऑफ रखोगे करीम? मेरा गुस्सा इतनी जल्दी कम नहीं होता। मेरी मिस किरण से बात हो चुकी है। वो उसे ढूंढ लेगी जिसने ये सब कुछ किया, और वो बताएगा कि उससे किसने करवाया। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मेरा मसला ये है कि तुमने मुझसे वादा खिलाफी की। तुम मुझ पे गुस्सा हो ना? सच पूछो तो मुझे इस बात का शक ही नहीं, यकीन है कि मेरी खबर किसकी वजह से शाया हुई है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। कहा मैंने, निदा ने की है ये हरकत। याद करो जिस दिन तुमने ये खबर देखी, ये खबर वायरल हुई, और इसके बारे में कौन जानता था सबसे पहले? निदा ही ना? मैंने तो कुछ नहीं किया, सब निक्की ने किया है। तुम्हें पता ये किस फिल्म का डायलॉग है? नहीं पता तो पूछ लो, बड़ी अच्छी फिल्म है। और ये डायलॉग बोला भी तो एक बच्चे ने ही था। जलजला आएगा तो भी निदा की वजह से ना। कर लो निदा की हिमायत, सच सामने आ ही जाएगा। हर वक्त निदा की हिमायत करने के अलावा कोई काम ही नहीं इसे। हमें इस मसले को जल्दी हल करना होगा, मतलब तलाक लेनी होगी, इससे पहले कि हमें नफरत हो जाए एक दूसरे से। ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ। अब ये किस्सा खत्म करो।
आखिर साइन की इतनी जल्दी भी क्या है? तलाक कौन सी कहीं भागी जा रही है? कोई बात नहीं, साइन मैं फिर कभी कर लूंगी। क्यों ना मैं रुक जाऊं? हाँ, मैं बिस्मा की ग्रेजुएशन तक रुक ही जाऊं तो बेहतर रहेगा। बाद में कर दूंगी साइन। अरे खुदा के लिए साइन कर भी दो यार। साबरी, तुम पे लानत है। साबरी, लानत है तुम पे, मुझे डरा ही दिया तुमने, बेवकूफ इंसान। खुदा के लिए साइन कर दो। देखो तुमसे एक तलाक नहीं दी जा रही, मैं 5 तलाकें दे चुका हूँ। रहम करो मुझ पे, तलाक दे दो मुझे। साबरी, मेरी कमर में दर्द है, पीछे नहीं मुड़ सकती। ये बताओ तुम्हें अंदर घुसने किसने दिया? चलो जाओ जाओ यहाँ से। मैं बाज नहीं आऊंगा, बार बार आता रहूंगा और तब तक आता रहूंगा जब तक तुम करीम की तलाक पर साइन नहीं करती और मैं उसकी जगह नहीं ले लेता। मैं सरबराह बनूंगा इस घर का। अगर सरबराह नहीं बन पाया तो चौकीदार बन जाऊंगा, लेकिन किसी हाल में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा आयशा, बस। खलील, खावर। जी फरमाइए आयशा मैडम। ये साबरी है, इसे उठाओ और घर से बाहर फेंक दो। अरे ये क्या आयशा, आयशा ये ठीक नहीं। बड़े बेआबरू हो कितने कूचे से हम निकले आयशा। मैं क्या कर रही थी? हाँ, याद आया, मुझे तलाकनामे पे साइन करने थे। रुक जाओ। करीम, ओह करीम। 35 बरस गुजर गए इस झूठी शादी को हमें ये खेल रचाते हुए, मगर इस झूठ का कोई इख्तिताम नहीं। मैं चाह के भी दूर नहीं हो सकता। आयशा, मैं तुम्हें छोड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन जब भी तुम पे नजर पड़ती है किसी और चीज की तरफ देखने को दिल नहीं चाहता। जी चाहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा हाथ थामे रखूं। हाँ तो थाम लो। कहो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, मैं बस इसी बात के सहारे अपनी बाकी की जिंदगी गुजार लूंगा। आयशा, मैंने कब का सचमुच शादी करो, मैं बस साथ रहना चाहता हूँ तुम्हारे। मेरी आंखें भर आई हैं, मगर मैं रो नहीं सकती, आंसू रोक भी नहीं सकती। तुमने जज्बाती कर दिया मुझे। मैं सचमुच रो दूंगी करीम। कभी नहीं। आयशा, आओ मेरी जान। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे रो लेने दो। हाँ? ये रो रही है क्या? आयशा, आयशा क्या हुआ तुम्हें? आयशा, क्या तुम ठीक हो? कुछ नहीं, बस एक ख्वाब देख रही थी। मैंने देखा कि मैं ख्वाब में रो रही हूँ। लेकिन ऐसा कौन सा ख्वाब था जिसने तुम्हें रुला दिया? क्या तुम शेयर करना चाहोगे मुझसे? ड्रामा की शूटिंग का सीन था जिसमें मुझे रोना था, इसीलिए मैं ख्वाब में रोने लगी। मैं नहाने जा रहा हूँ। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, कैसे कैसे झूठ बोल रही हूँ मैं भी।